तो आप देख रहे हैं जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 8 बज चुके हैं और इसमें हम बात करेंगे कल हुए इजराइल दूतावास के बाहर धमाके की। भारत में दिल्ली स्थित इजराइल के दूतावास के पास एक कम तीव्रता का धमाका हुआ। इसके बाद देश में और ज्यादा सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों के 29 साल पूरा होने वाले दिन हुए इस धमाके के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। इजराइल ने इस धमाके को आतंकी धमाका बताया। भारतीय एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत में इजराइल दूतावास के मुताबिक इस धमाका करने वाले और उनकी पहचान जानने के लिए भारत इजराइल मिलकर काम करेंगे। हालांकि सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जिस तरह दिल्ली में उपद्रवियों ने पुलिस का निशाना बनाने के बाद उपद्रव किया, उससे दिल्ली पुलिस का मनोबल कमजोर पड़ा, जिसका फायदा आतंकियों ने उठाया। यही वो जगह है जहां पर एक धमाके की सूचना मिली, एक बम धमाके की सूचना बताई गई कि एक बम फटा है यहां पर, जिसके बाद पीसीआर यहां पहुंची और अब इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। ये ब्लास्ट अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुआ। जानकारी के मुताबिक ये एक कम तीव्रता का धमाका था। इस धमाके से पास में खड़े 3 वाहनों के शीशे टूट गए, लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ। 6:45 के लगभग थी। 6:45 बजे की कॉल थी। और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अपना औरंगजेब इंजर्ड कोई नहीं हुआ। धमाके की जांच के लिए आईबी और एनआईए की टीम घटना स्थल पर पहुंची। दिल्ली पुलिस भी फौरन जांच में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में खुलासा किया है कि ब्लास्ट का मकसद दहशत फैलाना हो सकता है। इधर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद सभी साक्ष्यों को कलेक्ट कर लिया। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन, ये जो है रोहिणी में इनका हेड ऑफिस है, वहां से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं पूरी टीम के साथ में। और यहाँ पहुंचने के बाद में स्पॉट पर जो भी एविडेंस हैं उनको कलेक्ट किए हैं और तमाम जो एविडेंस हैं वो यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। फोरेंसिक के अधिकारियों ने बताया कि टेस्ट के बाद खुलासा होगा धमाके में कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअल में हमारे कंट्रोल रूम में ब्लास्ट की जो कॉल आई थी, उसके इंस्टेंट बाद हमारी टीम 40 मिनट में इधर पहुंच गई है और यहाँ से जितने भी क्राइम एग्जिबिट्स थे हमने सारी टीम ने सर्च करके लिफ्ट कर लिए हैं। लिफ्ट करके पैकेजिंग करा के हमने ये स्पेशल सेल के जो आई हैं उनको हैंड ओवर कर दिए। ये फर्दर एग्जामिनेशन के लिए इसको फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, वहीं पता लग पाएगा कि ये कौन सा एक्सप्लोसिव थे, क्या चीज़ें थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को मौके पर एक लिफाफा भी मिला है। इस पर इजरायली दूतावास के एक अधिकारी के बारे में लिखा हुआ है। अभी इस बात की जांच भी जारी है कि यह लिफाफा ब्लास्ट की घटना से संबंधित है या नहीं। इधर पुलिस ने जांच की जानकारी देने से इनकार किया है। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। लेकिन क्या सिर्फ दहशत फैलाने के लिए धमाका किया गया या फिर यह धमाका किसी बड़ी साजिश की रिहर्सल है, इसकी जांच भी जारी है। नीरज गौड़ के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इजराइल दूतावास के सामने धमाके के बाद देश भर में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। आतंकी हमलों के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाली जगहों पर
विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बम विस्फोट के बाद 26/11 जैसा आतंकी हमला झेल चुकी मुंबई में भी हाई लेवल मीटिंग के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। वहीं राम की नगरी अयोध्या में सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। हमेशा आतंकियों की हिट लिस्ट में रही अयोध्या में खुफिया तंत्र को अलर्ट किया गया है। होटल, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और प्रमुख धर्म स्थलों पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरी अयोध्या की निगरानी हो रही है। तो दिल्ली में धमाका और कैसे पूरे देश में इसकी सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के इंतजामात किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिए हैं, क्योंकि जो संवेदनशील जगह है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के अलावा भी वहां पर भी और जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं और हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मुंबई की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस आपको नजर आएगी। दो सहयोगी मेरे साथ हैं, मेरे साथ प्रमोद शर्मा इजरायल दूतावास के बाहर से हैं, सिद्धांत सिब्बल को भी आप देख रहे हैं इस वक्त। सिद्धांत, सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया है कि इस धमाके की जांच साथ में की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट क्या है? मैं बताऊं, लेटेस्ट अपडेट ये जो लेटर है वो रिपोर्टेडली उस लेटर में ईरानियन लिंक आ रहा है कि ये एक तरफ से जो इंसिडेंट हुआ था ये इसलिए हुआ था क्योंकि पिछले साल हम देखा था कि कासिम सुलेमानी को एक तरफ से जब टारगेट करा गया, उसके बाद जो इजराइल के लिए मिशंस के लिए थ्रेट इंक्रीज कर दिए गए थे ग्लोबली, तो उसी के तहत जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ, अभी तक और इसके ज्यादा लेटर को लेकर जो डिटेल्स है डाइवर्ज नहीं करी, पर एक हाई लेवल जो डेवलपमेंट हुई है और उसके अलावा जो ये माइनर ब्लास्ट जरूर हुआ है पर एक मेजर नेक्सस निकल कर आ रहा है इसमें, इंटरनेशनल नेक्सस। इसलिए हमने देखा कि जब ब्लास्ट हुआ कल 5 बजे करीब, उसके बाद करीब 7:30 से लेकर 8 बजे तक भारत और इजराइल के बीच में काफी सारी कॉल्स हुई। एनएसए लेवल पे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लेवल पे दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई। आज मुझे लगता है कि आज और डिटेल्स मिल सकती हैं ऑफिशियली लोकल अथॉरिटीज, दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द इजराइल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी ज्वाइन करेगी दिल्ली पुलिस की पूरी बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें। प्रमोद, आप दूतावास के बाहर मौजूद हैं इस वक्त, आप क्या देख पा रहे हैं? हालांकि सुरक्षा तो पूरे देश में बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल वहां से क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल पायुदी, इस वक्त भी जो है पूरे जो एरिया को है उसे कॉर्डन ऑफ करके स्पेशल सेल जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तमाम जो सीसीटीवी है उनको देखा जा रहा है, उनकी फुटेज खंगाली जा रही है, अलग अलग टीमें बना दी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इस सब के पीछे सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के सामने आई है कि एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, लेकिन इसके पीछे जो मैसेज छुपा हुआ था वो काफ़ी बड़ा था। जिस तरीके से 2012 में भी इजरायली डिप्लोमेट की वाइफ के गाड़ी पे स्टिकर बम लगा के ब्लास्ट किया गया था, उसी तर्ज पे यहाँ पर भी ब्लास्ट किया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई भी, चाहे वो वीवीआईपी इलाके में हो, कहीं पे भी हमारे टारगेट से दूर नहीं हो सकता। यहाँ पर साफ तौर पे मैसेज देने की कोशिश की और वो भी जब बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम जो है यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे चल रहा हो, तो उसके बाद स्पेशल सेल और जो इजरायली इंटेलिजेंस की एजेंसी है मोसाद, वो भी जांच इसमें मिलके करेगी। पिछली बार भी 2012 में जब हुआ था तब मोसाद खुद यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरा रिक्रिएट सीन को किया था और अपनी इंटेलिजेंस के जरिए काफ़ी अहम क्लू जो है वो स्पेशल सेल को दिया था, जिसके बाद एक जर्नलिस्ट वो गिरफ्तार हुए थे और पूरी प्लानिंग का ये पता चला था। तो ठीक उसी तर्ज पे जिस तरीके से इसको मान के चला जा रहा है कि ये किसी को हानि पहुंचाने के लिए या फिर कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट करने के लिए साजिश नहीं थी, सिर्फ ये एक मैसेज देना था कि कोई भी हमारे टारगेट से दूर नहीं है और इस पे साफ तौर पे जो टारगेट पता वो इजरायली एम्बेसी के डिप्लोमेट या उनके परिवार के लोग या फिर अपनी मौजूदगी बताना इस ब्लास्ट के जरिए। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में इजराइल को निशाना बनाया गया है। 9 साल पहले भी इजराइल को निशाना बनाया गया था। भारत में इजराइल के राजदूत की कार में 13 फरवरी 2012 को ब्लास्ट किया गया था और इसमें राजदूत के ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हुए थे। इस बार भी हमले के बाद भारत और इजराइल के राजनयिक और एजेंसियां संपर्क में हैं,
लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार आतंकियों को दिल्ली में हमला करने का मौका मिल कैसे गया? क्या जिस तरह दिल्ली में पुलिस को निशाना बनाया गया है, उससे कमजोर हुए मनोबल का आतंकियों ने फायदा उठा लिया? क्यों हुआ इजरायली दूतावास पर हमला? क्या है आतंकियों का प्लान 29? पुलिस का मनोबल क्यों पड़ा कमजोर? जिस जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम वीवीआईपीज मौजूद थे, वहां धमाका कैसे और क्यों किया गया है, और आखिरकार 29 जनवरी को ही धमाके के लिए क्यों चुना गया? ये समझने के लिए जिस दिन ये धमाका हुआ उस दिन का महत्व भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत और इजरायल की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुक्रवार को 29वीं सालगिरह थी। इस मौके पर इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। कल ही के दिन 1992 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी। हाल ही के दिनों में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती भी काफी चर्चा में रही थी। ऐसे में भारत और इजरायल की दोस्ती के दिन धमाके के पीछे के मकसद का पता लगाया जा रहा है। भारत में इजरायल के राजदूत ने भी इस घटना की जानकारी दी। There has been an explosion just outside the Israeli embassy in New Delhi. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and their families are safe. This explosion happens exactly when we mark 29 years for the establishment of full diplomatic relations between Israel and India. दिल्ली धमाके के फौरन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने इजरायल को दूतावास की सुरक्षा का भरोसा दिया। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद मैंने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। हमने इस धमाके को गंभीरता से लिया है। हमने उन्हें इजरायली दूतावास और राजनयिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। मामले की जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इजरायल ने दिल्ली में दूतावास के पास धमाके को एक्ट ऑफ टेररिज्म माना है। अब इजरायल और भारत दोनों मिलकर इस धमाके की जांच करेंगे। इस धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के दौरे को कैंसिल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, राजधानी की सुरक्षा में ये सेंध लगी कैसे? इसे समझने के लिए 2 तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से समझिए किस तरह लाल किले में गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस को दंगाइयों ने निशाना बनाया। अपने ही देश में दंगाइयों का शिकार हुई दिल्ली पुलिस का मनोबल फिलहाल कमजोर है। वो दिल्ली के अंदर ही दंगाइयों से निपटने और कानून व्यवस्था को बनाने में व्यस्त है। ऐसे में आतंकियों ने इसका फायदा उठा लिया। हालांकि आतंकी हमलों के सामने भारत कभी भी नहीं झुका है। ऐसे में आतंक के इस धमाके की साजिश भी सामने आ ही जाएगी। इसके बाद भारत और इजरायल मिलकर इसके गुनहगारों को सजा भी देंगे। नीरज गौड़ के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। सिद्धांत और प्रमोद शर्मा दोनों इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सिद्धांत, लेकिन ये जो जिस बात का जिक्र प्रमोद ने किया कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, फिलहाल ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए और ये बताने के लिए कि इससे बड़ा हमला हो सकता है। जी मैं बता दूं, ये एक मैसेज देने के लिए था। एक मैसेज दिल्ली से लेकर वेस्ट एशिया तक। हमें पता है कि कैसे इस वक्त चेंजेस हो रहे हैं, और अगर वेस्ट एशिया की डायनामिक्स की बारे में बात कर सकूं, मैं बता सकता हूं काफी सारे जो अब्राहम अकॉर्ड जो थे उसके तहत बहुत सारे देशों ने जो रिश्ते बनाए थे इजराइल के साथ। एक तरफ से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था, बट जो जनरल जो कासिम सुलेमानी की जो असैसिनेशन था उसको लेके कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि इरानियंस कभी ना कभी जरूर जो इजरायली दूतावास है ग्लोबली या इजरायली एसेट्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और उसके तहत ही ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो एक माइनर ब्लास्ट जरूर हुआ है, पर एक बड़ा मैसेज गया। और ये मैसेज तब गया जब रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन हो रही थी, मीटिंग रिट्रीट चल रही थी, और इस ब्लास्ट का एक तरफ से एक डिप्लोमेटिक महत्व है, और उसके अलावा मुझे लगता है जल्द से जल्द दोनों देश और इसके ऊपर अनाउंसमेंट कर सकते हैं, यहाँ दिल्ली से भी और इजराइल से भी। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि ये जांच जब आगे होती है तो इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। प्रमोद, अभी जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है वो कौन से संवेदनशील इलाके हैं, खासतौर पर राजधानी दिल्ली के, जहां पर हाई अलर्ट पर कर दिया गया है?
देखिए, हालांकि पूरी दिल्ली जो है हाई अलर्ट पे है और 26 जनवरी के मद्देनज़र भी, और जिस तरीके से बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरीके की थ्रेट्स दिल्ली को है, उसको लेकर पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पे है। लेकिन इजराइल एम्बेसी के पास जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ख़ास तौर पे ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, जो कि एम्बेसीज़ हैं या फिर जो काफ़ी संवेदनशील है, वहाँ पे सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, क्योंकि सारी जो इंटेलिजेंस है वो इस वक्त खालिस्तान और जो बॉर्डर पे चल रहा है उस पे को लेकर बिजी थे। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है उससे ये साफ़ हो गया है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्लानिंग है, पूरी तरीके से रेकी करके गए हैं। हालांकि स्पेशल सेल और जो अब एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं कि नई दिल्ली में अगर कोई आएगा और इस तरीके का ब्लास्ट करके जाएगा तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमरे जो है वो कवर करते हैं। यहाँ से पुलिस जो है डंप डेटा लेगी कि कौन कौन लोग यहाँ से आए हैं, उनके मोबाइल की लोकेशन क्या थी जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ है, उससे कुछ मिनट पहले और उसके कुछ मिनट बाद वो कि कहाँ पे ट्रैवल किया है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए भी उन लोगों का पता लगाएगी कि जिस तरीके से एक संदिग्ध कार के बारे में पता चल रहा है कि ब्लास्ट किया गया है, एक बोतल से कुछ चीज़ फेंकी है, उसके अंदर किस तरीके का एक्सप्लोसिव था, उसके बारे में 5 दिन के अंदर जो FSL रोहिणी है वो अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप देगी और उसके बाद पता चलेगा किस तरीके का एक्सप्लोसिव था और कहाँ से फेंका गया है, किस तरीके से हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक रिक्रिएशन भी स्पेशल सेल कर सकती है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ। हम भले ये कहें कि किसान आंदोलन के चलते या 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ उससे अगर पुलिस का माइंड डाइवर्ट हुआ, मनोबल टूटा, तो क्या ये उसका फायदा है? लेकिन उसके अलावा ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई ऐसी प्लानिंग थी या प्लॉटिंग थी किसी भी तरह के विस्फोट की, तो फिर ये राजधानी दिल्ली में हो कैसे गया? क्या ये सुरक्षा एजेंसियों की चूक इसे कहा जाएगा? आप दोनों से मैं आऊंगी इसी सवाल पर, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब भारत में इजरायली दूतावास को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी भारत में इजराइल पर हमला हो चुका है। 9 साल पहले भी इजराइल को निशाना बनाया गया। फरवरी 2012 में इजरायली दूतावास की कार पर निशाना। भारत में इजराइल के दूतावास की कार में ब्लास्ट किया गया। 13 फरवरी 2012 को यह ब्लास्ट किया गया था। राजदूत के ड्राइवर समेत 4 लोग इसमें घायल हुए थे। इजराइल ने ईरान पर इस हमले का आरोप लगाया था। सिद्धांत, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप सोचिए कि लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद होते हैं और वहां पर भले ही कम तीव्रता का था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी। जी, मैं आपको बता दूं कि अगर जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं, एक तरफ से इसमें इंटरनेशनल नेक्सस होता है, जरूर ये गौर करने वाली बात है। एक तरफ से कंसर्निंग इशू है कि 20 मिनट की दूरी में जहां प्रधानमंत्री देश के और जहां प्रेसिडेंट वहां पे शरीक कर रहे हो इस पूरे बीटिंग रिट्रीट की सेलिब्रेशन में, वहां पे एक माइनर ब्लास्ट होता है। तो ऑब्वियसली इसको लेके कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये एंगल भी देखेंगे, पर इसमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक मेजर इंटरनेशनल एंगल भी है, क्योंकि इरानियंस का रोल कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है और क्योंकि इजरायली जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो हमेशा एक टारगेट रहते हैं। तो अभी ये देखने वाली बात होगी क्यों, कब, किसने करा, पर अब ये क्लियर हो रहा है कि ये एक दुनिया भर में एक साजिश की एक उसके तहत एक ये प्लानिंग थी। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसी के लिए थोड़ा तो ऑब्वियसली अगर हम देखें सिचुएशन काफी प्रेशर में है इस वक्त। अगर आप इस पूरे पिछले हफ्ते की देखें बात, तो 2 बड़े इंसिडेंट हुए। जो लाल किला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो इजरायली मिशन को कहीं ना कहीं उसके आसपास जो माइनर एक्सप्लोजन हुआ और कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करी। तो एक तरफ से वो भी काफी प्रेशर में है, पर उसके अलावा एक मेजर लैप्स भी इसे देखा जाएगा क्योंकि ये इजरायली मिशन के पास हुआ है और तब जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रही थी। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है ना सिद्धार्थ का, प्रमोदी, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है ना क्योंकि 26 जनवरी से पहले तो कैसे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर होती हैं, अलर्ट मोड में। उससे पहले ही लगभग 20 दिन पहले से ही कैसे चेकिंग अभियान शुरू हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर एक ब्लास्ट होता है तो इसे कैसे समझा जाए? देखिए पायुदी, इसको सबसे आसान तरीका जो समझाने का है वो ये है कि अगर किसी भी सुरक्षा एजेंसीज को कोई भी ब्लास्ट रोकना है या कोई भी इस तरीके की आतंकी घटना रोकनी है तो उसे 100% उसका सक्सेस रेट होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के टेरर ग्रुप या इस तरीके के लोग जिन्हें आतंक फैलाना है वो सिर्फ 1% सक्सेस के लिए ही जाते हैं कि उनका 1% जो है वो कामयाब हो जाए तो उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे।
क्योंकि उन्हें पता है कि वो हर बार कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन एक बार अगर वो हो गए वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा देंगे या ब्लास्ट कर देंगे, और वो भी इतनी संवेदनशील जगह पे जहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों उनसे इतनी करीब पे आके इस तरीके का ब्लास्ट कर देंगे और एक मैसेज दे देंगे पूरे देश को, दुनिया को, कि वो कहीं पे भी घुस सकते हैं। उनको सिर्फ 1% है, हो सकता है कि वो इजराइल एम्बेसी के पास आके इस ब्लास्ट को करने के बाद अगर वो आगे जाते तो शायद पकड़े जा सकते, तो उन्हें रोका जा सकता था। इजराइल एम्बेसी के आसपास की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है, उनके खुद के सीसीटीवी ये ब्लास्ट प्रमोद भले ही छोटा हो, कम तीव्रता का हो, लेकिन इसमें जो कई सारे जांच के एंगल हैं वो बहुत बड़े हैं और ये देखना होगा कि कैसे अब इसका जो कंक्लूजन निकलता है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का, उससे समझ में आ पाएगा कि कैसे इसे प्लानिंग की गई, कहां से ये लोग थे या किसने ये किया, क्योंकि सीसीटीवी की मदद से भी एक संदिग्ध कार मिली है और उसी को लेकर जांच आगे बढ़ रही है। भारतीय एजेंसियां तो इजराइल दूतावास के सामने धमाका करने वालों के पीछे लग चुकी हैं, लेकिन क्योंकि मामला इजराइल से जुड़ा है, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद भी सक्रिय हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली धमाके के आरोपी कैसे बच पाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ मिशनों के बारे में जरूर जानना चाहिए। अरब आतंकियों से फ्रांस के यात्री विमान को हाईजैक किया। फ्रांस के विमान में 94 इजरायली नागरिक मौजूद थे। युगांडा के अंतेबे हाईवे अड्डे पर मोसाद का सफल ऑपरेशन देखने को मिला। बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू भी इसमें शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से जोनाथन की मौत हो गई थी। मोसाद ने अंजाम दिया दुनिया में सबसे सफल हाईजैकर्स मिशन। 1972 म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली टीम के 11 खिलाड़ियों की हत्या हुई। मोसाद ने हत्यारों को कई देशों में तलाश कर मौत के घाट उतारा। ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हत्या की थी। मोसाद की लिस्ट में 11 आतंकी शामिल थे। इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद आतंकी अलग अलग देशों में छिपे थे। मोसाद ने 10 साल के ऑपरेशन में सभी आतंकियों को खोजकर मार डाला। कहा जाता है मोसाद ने सभी 11 आतंकियों को 11 गोलियां मारी थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.